नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। कहते हैं कि जिस घर के दाने पूरे होते हैं वहाँ के कमले भी सियाने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर माजरा उल्टा है। पाकिस्तान में गंदम के दाने बहुत ज़्यादा हैं और जो गंदम उगाने वाले हैं वो चीख चीख कर अपना हक मांग रहे हैं। गंदम की बम्पर क्रॉप थी पाकिस्तान के अंदर, उस बम्पर क्रॉप का धड़न तख्ता कर दिया गया गंदम को इम्पोर्ट करके। अब काश्तकार जो है अपनी गंदम के खोशे जला रहा है। कल एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, मरकज़ी हुकूमत ने इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। मरकज़ी हुकूमत के मामला तो अलहदा, पंजाब हुकूमत की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है अगर काश्तकार सरापा एहतजाज बने रहे और गंदम के खोशे जलाते रहे और ये हर तरफ लेजेंड फैला दिया कि ये हुकूमत जो है वो काश्तकार और किसान खोर किस्म की हुकूमत है। इसका मसले का हल क्या है? फैक्ट फाइंडिंग तो एक अलहदा मामला है। जिन लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की उनको कटहरे में लाना एक अलहदा मामला है। इस वक्त काश्तकार की गंदम का क्या करना है? वो गंदम जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान के गोदाम भर दिए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 300 अरब के करीब लोगों ने मुनाफाखोरी की है और एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है, वो गंदम मौजूद है। अगर वो गंदम मौजूद है तो काश्तकार की गंदम को हुकूमत क्यों उठाए? नहीं उठाएगी तो काश्तकार कहाँ पर जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में राना सनाउल्लाह खान का हमारा खुसूसी इंटरव्यू आप देख पाएंगे। राना साहब जो हैं उनकी वापसी हुई। एक वक्त वो ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन हार गया उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में सियासी अमूर के मुशीर के तौर पर वापस आए हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या ऐसा काम कर पाएंगे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उससे पहले नहीं कर सकी थी। पहले हिस्से में खालिद हुसैन बाट साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद, और हम उम्मीद करते हैं कि बिलाल यासीन साहब जो वज़ीर खुराक पंजाब हैं वो भी आएंगे और अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। दोबारा दोहराता चलूँ, ये मामला सिर्फ पंजाब के काश्तकार का नहीं रह गया, हुकूमत पंजाब की साख जो है दैट इज़ एट स्टेक। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी तल साहब बहुत शुक्रिया, खासकर समा का, और आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि अभी तक बहरान से मुतल्लिक़ तुमने बहुत सुना है, इसके हल के लिए क्या कोई कदम ऐसा उठाया गया है काश्तकार की गंदम के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए या नहीं? जी बिल्कुल जी, कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि हमने 15 दिन 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले इस्लामाबाद की, फिर लाहौर की, कफन पहन के की कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले और हमारे साथ बैठ के कोई रास्ता निकाले कि किसानों को किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है। तला साहब, पिछले साल हमारी गंदम का रेट 4000 था, वो भी मिनिस्ट्री फूड ने रेट बनाया था खर्चे निकाल के, और हमने जो यूरिया पिछले साल खरीदी थी वो 3500 की, डीएपी 9000 की और डीजल यूनिट 25 रुपए का था। इस साल जो हमने गंदम काश्त की, हमने वही यूरिया 6000 में खरीदी, डीएपी 16000 में और यूनिट 70 रुपए में खरीदा, और हमारी कास्ट जो आ रही थी वो तकरीबन कोई 40-47 रुपए हमारी कास्ट गंदम घर पड़ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी फूड वालों ने हमसे पूछा ही नहीं और रेट 3900 रुपए डिसाइड कर दिया। वो भी कम था, लेकिन हमने कहा चलो 3900 में ही गंदम खरीद लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैप कर दिया कि 6 एकड़ का किसान जो है वो गंदम बेच सकता है, वो इस ऐप में एप्लीकेशन दे और इस एप्लीकेशन के बाद हम उससे गंदम खरीदेंगे। मैं जनूबी पंजाब में मुल्तान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न में तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, गंदम निकल चुकी है, गंदम मार्केट में आ गई है, और हमारे किसानों के पास कोई ऐसे स्टोरेज नहीं होते कि हम वो गंदम निकाल के अपने घरों में स्टोरेज कर लें। हमारे पास अगर मैं आपको रोक पाऊँ यहाँ पर, आपसे पूछ पाऊँ कि आपने कहा कि हुकूमत ने एक ऐप बनाया, जो मैंने खबर पढ़ी थी उसके अंदर कहा गया कि तकरीबन 3.5 लाख 4.5 लाख काश्तकारों ने उसके ऊपर अप्लाई किया, तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 20,000 को कहा गया कि हम आपसे गंदम खरीदेंगे, लेकिन खबर के मुताबिक किसी से कोई गंदम खरीदी नहीं गई। इज दैट करेक्ट या गलत है ये? जी अभी तक फूड डिपार्टमेंट ने एक मन भी नहीं खरीदी सर, पंजाब से एक मन भी गंदम नहीं खरीदी गई सर। वो क्यों नहीं खरीद रहे सर? उन्होंने खरीदनी नहीं है। उन्होंने अगर गंदम खरीदनी हो, कल बिलाल यासीन साहब कह रहा था कि जिसमें नमी इतनी आ गई है जी, 10 पे हमने लेनी है, 9 पे खरीदनी है। मैं बिलाल यासीन साहब
अगर अब तो गंदम पुरानी होगी, अब नमी कहाँ उसमें रहेगी। 2 महीने हो गए गंदम को निकले हुए, खुदा के वास्ते वो 2 दिन होता है, ज्यादा ज्यादा 3 दिन होता है जब हमारी बारिशें भी तो हुई ना, इस तरह तो ना करें ना। देखें बारिशें भी हुई, हमें फैक्चुअल बात करनी चाहिए। बारिशें भी हुई, गंदम के खोशे के अंदर, दाने के अंदर पानी गया, नमी का तनासब ज्यादा रहा, ये तो ना कहें ना कि वो खुश्क गंदम मौजूद है। सर पहले 2 दिन थी, अभी 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 45 दिन हो गए। मैं इस पे बिलाल यासीन साहब गंदम जिस जिले की कहें ले आए, मीडिया के सामने रख लें, अगर इनके म्यार पे पूरी ना उतरे तो हम इनसे माफी मांगेंगे कि किसानों के साथ ये हम गवर्नमेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर हमारी गंदम अभी तो 2 महीने बाद तो गंदम पुरानी हो जाती है, तो ये जुल्म है। ये ऐसी लॉजिक पेश कर रहे हैं गंदम ना खरीदने की। देखिए हम गवर्नमेंट पंजाब से, मरियम साहब से हमारी क्या लड़ाई है? हम कोई अहम लेके चल रहे हैं कि जो मरियम साहबा को खिलाफ हमने बात करनी है। अब अगर गंदम इस साल नहीं खरीदेंगे, हमारा किसान, गरीब किसान तो आड़ती से सूद पे हमने खाद ली है, सूद पे हमने डीजल लिया है, सूद पे हमने वो सारा कुछ लिया, वो भी 30% सूद लगाता है। वो डायरेक्ट जो है ना किसान, जो आड़ती है वो खरीद रहा है अभी। बल्कि बिलाल यासीन साहब 50% गंदम जनूबी पंजाब की तकरीबन मिडल मैन ने और फ्लोर मिल ने 2200 से लेके 3000 में खरीद ली है। 50% गंदम किसान के पास जनूबी पंजाब में बची। आपने 2 बातें की हैं और दोनों बहुत अहम बातें हैं और बहुत ही इन अ वे स्कैंडलस बातें भी हैं। एक तो आपने कहा कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है गंदम खरीदने की। दूसरा आपने कहा कि इस डिले के अंदर चूंकि काश्तकार मजबूर है, उसने आड़ती के हाथों औने पौने दामों अपनी गंदम बेच दी। आप बता रहे हैं कि 50% गंदम जो है, जो खास रेट के ऊपर हुकूमत को खरीदनी चाहिए थी, बमरे मजबूरी काश्तकार को आड़ती को देनी पड़ी। ये मैंने दुरुस्त समरी बनाई है? नहीं जी बिल्कुल, 100% जनूबी पंजाब की 50% गंदम जो थी छोटे जिमीदार ने, वो 50% गंदम आड़ती ने और मिडल मैन ने खरीद ली। ईद से लेके आज तक अभी पूरी मंडियां आप देखें भरी पड़ी हैं और डेली गंदम बिक रही है। अगर इसमें 1% भी झूठ हो तो जो मर्जी सजा हमें दे ले। हुकूमत गंदम खरीद के क्या करे जब उसके पास गंदम मौजूद है? वो इंपोर्ट किसने की, वो एक अलहदा मुद्दा है। क्या आप इसके ऊपर परेशान हैं कि सिर्फ गंदम नहीं बिक रही, या आपका यह भी कंसर्न है कि अगर हुकूमत ले ले तो हुकूमत फिर उस गंदम का क्या करे? जी तला साहब बिल्कुल आपने सही कहा। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमने गंदम इतनी महंगी उसको काश्त कर लिया है, और हमें हर वक्त जब भी हम मिनिस्ट्रियों से मीटिंग करते थे कि यार हम गंदम बाहर से मंगवाते हैं, आप किसानों को कहो उनके वाफर मकदार में गंदम काश्त करें। अगर इस दफ़ा हमने वाफर मकदार में हमारी गंदम काश्त हो गई है तो गवर्नमेंट, अब देखो इस किसान का कोई कसूर है कि वो किसी ने बाहर से मंगवाई या किसी ने नहीं मंगवाई? अभी भी गवर्नमेंटों के लिए कोई इशू नहीं है। एक इन्होंने एक रीजन बताया कि हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है। फूड के स्टोरेज कैसे हैं हमारे इलाकों में कि वो नीचे ईंटें रखते हैं, ऊपर बोरियां रखते हैं, ऊपर तरपाल डाल देते हैं। स्टोरेज के लिए कोई इशू नहीं है। दूसरा कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जिससे हम आपसे गंदम खरीद सकें। हम ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और मरियम साहबा को भी कि ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर करके कोई दूसरा कट लगा लें, दूसरी मिनिस्ट्रियों से पैसे ले लें। इस टाइम किसान के पास 6 महीने के बाद उसकी फसल आती है, 6 महीने में उसने अपने बच्चों को आगे इस पैसों से चलाना होता है। अगर उसको ये नहीं मिलेगा तो वो 6 महीने बाद 6 महीने गुजारा कैसे करेगा और आगे वो गंदम काश्त नहीं करेगा? फिर अगले साल हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास इतने डॉलर हैं कि गंदम बाहर से मंगवा लेंगे? देखिए पहले भी डॉलर नहीं थे, लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान जो एसोसिएशंस हैं, उनके जो बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, उन्होंने उसके जरिए पॉलिसी बनवाई, एलसी खुलवाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए डॉलर्स अरेंज करवाए और उसके बाद इंपोर्ट हुई। ये तो आपको पता है ना। तो ऐसा मसला नहीं है कि आपके पास शायद आपकी लॉबी तगड़ी नहीं है, वरना आपके लिए भी रुपए तो छोड़ डॉलर भी अरेंज हो जाते। देखिए जी, गरीब किसानों की क्या लॉबी। एक चीज बताऊं सर, अगर हमारी कोई आज थोड़ी बहुत आवाज बुलंद है ना जी, थोड़ी बहुत ही, मैं यकीन करो ये मीडिया के, ये नहीं कि मुंह पे, ये सिर्फ मीडिया है जिसकी वजह से आज हमें कोई थोड़ी बहुत एक किसानों के बारे में वो भी सुनी नहीं जा रही, बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। बल्कि चलो सब उस दिन 29 को हम जब आए ना तो पुरअमन थे, मैं दाता दरबार से हम पैदल हम जीपीओ की तरफ आए। यकीन करें कि गवर्नमेंट इस तरह पंजाब पुलिस हम पे टूट पड़ी। अगर अल्लाह ना करे हमारी तरफ किसानों की तरफ से रिएक्शन हो जाता तला साहब, तो ये सानिया मॉडल टाउन से एक नया सानिया जन्म ले लेता। अभी आज मैं बलूचिस्तान में हूं, आप 4500-4400 में अफगानिस्तान में गंदम बिक रही है। अगर आपके पास वाफर मकदार में है तो हमारी जिला बंदी खत्म कर दें, सूबा बंदी खत्म कर दें। अफगानिस्तान के हमें इजाजत दे दें। बिलाल यासीन साहब ने फाइनली में ज्वाइन कर लिया है जी। आप को उनकी आवाज आएगी, हमें भी उनकी आवाज और तस्वीर दोनों आएगी।
बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? शुक्र है जी, आपके प्रोग्राम मुझे आ रही है। जी, अभी आपके आने से पहले खालिद हुसैन साहब जो हैं वो हमें बता रहे थे दो बातें, पहले उसका मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगा। आपने अभी तक कितनी गंदम खरीदी है? अभी तक तो हमने कोई गंदम नहीं खरीदी, अभी तो प्रोक्योरमेंट बाकायदा तौर पे स्टार्ट ही नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बतानी है ताकि आपका प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ सके, लोगों को समझ आ सके कि ये इशू है क्या, अगर मुझे इजाज़त देते हैं आप तो। अगर मैं आप बिल्कुल, आपके पास टाइम अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मुझे अब ये बता दें कि आपने अभी तक ऐप बनाने के बावजूद गंदम क्यों नहीं खरीदी? एक्चुअली इशू ये है कि ये जो इस वक्त जो क्राइसिस है कि जो गंदम को लेके जो बातें हो रही हैं, वजह ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में बहुत बड़ी इंपोर्ट हो गई, तो उस पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। मैं आज भी सुबह उससे सारी चीज़ें समझ रहा था, पूछ रहा था, रिपोर्ट्स हो रही थी। वो 2-3 दिन में पब्लिक हो जाएगी और आपके थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होती है। एक्चुअली जब हम प्रोक्योरमेंट में गए हैं तो उस वक्त पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है, इसके पास 22 से 23 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो उसकी स्टोरेज मौजूद है, वो गोदाम्स में मौजूद है। और ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले साल जो गुजर गया सीज़न, उसमें जो टोटल रिलीजेज हुई है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से वो 17 लाख के करीब है। अब आप माशाल्लाह, मैं समझता हूँ आपकी गहरी नज़र होती है इश्यूज़ पे। अब जरा डिफरेंस देख लें कि 17 लाख आपकी लास्ट ईयर टोटल रिलीजेज हुई हैं फूड डिपार्टमेंट से, और आपके पास कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं 22,70,000, एग्जैक्ट बता रहा हूँ 23 लाख के करीब। और अनफॉर्चुनेटली 32 से 35 लाख इंपोर्ट हो गई है। अब इसमें सारे का सारा इशू ख़राब होता है जब इंपोर्ट होती है, उस पर 2-3 दिन में फैक्ट फाइंडिंग आ जाएगी। उसके बाद आता है इशू जो मेरे भाई दोस्त उनका जो इस वक्त ह्यू एंड क्राई, और बिल्कुल जायज़ है कि जो इस वक्त जो किसान है उसकी एक मेहनत की 6 महीने वो मेहनत करता है, उसके बाद उसकी क्रॉप आती है, कैश क्रॉप है, वो पड़ी है। और उस पर गवर्नमेंट तो अपनी पूरी तैयारी में है, उसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू नहीं है कि गवर्नमेंट रिलक्टेंट है खरीदने में। 2-3 इशू हैं। एक तो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसने हिट किया है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज ये मई है, और मई में आप और मैं जानते हैं कि टेम्परेचर 50 को टच कर रहा होता है। तो अनकॉल्ड फॉर जो रेनी सीजन अभी तक पंजाब और उसकी कदम होती है इस पर। अभी आपके आने से पहले खालिद साहब ने आपको मुखातिब करके, जब आप मौजूद नहीं थे, कहा कि आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, ये जो नमी वाला आर्गूमेंट है अगर वो साबित हो जाए तो हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। देखिए, एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो फूड डिपार्टमेंट है वो 10% मॉइस्चर पे उसकी ना जो है प्रोक्योरमेंट करता है। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 15-16% जो है ना, इसमें जो नमी। ये आपको कौन रिपोर्ट करता है? ये तो वही लोग रिपोर्ट करते हैं जिन्होंने आपको कभी कोई सही फिगर दिया नहीं। नहीं, फिगर्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं। अगर फिगर्स की बेस पे आप यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट फिगर्स तो हमारे पास ठीक है, उन्हीं की बेस पे तो मैं आपके सामने गुजारिश करो ना, इंपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग जब आएगी तो उसमें लिखा हुआ होगा कि इंपोर्ट इस वजह से की गई कि गलत फिगर दिए गए थे हुकूमत को और कहा गया था गंदम की शॉर्टेज है, तभी तो एलसीज अरेंज हुई थी। आप उसी डाटा को किस तरह मोतबर ठहरा सकते हैं, उन्हीं जराए के डाटा को, या आपके पास कोई अलग डाटा है? तलब भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ना। मुझे थोड़ी सी चीज़ों का पता है, तो इसको मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन पर डाल देते हैं। 1-2 दिन में मैं आप ही को मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, आप ही के प्रोग्राम में आके मैं ना उसकी रिपोर्ट को शेयर कर लूंगा। कुछ चीज़ें इसमें फैक्ट फाइंडिंग को हम जरा पार्क कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त अब खालिद साहब हमें बताएंगे कि कल आप एहतजाज कर रहे हैं। खालिद साहब, क्या कर रहे हैं आप? कोई बड़ा एहतजाज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं एक तो बिलाल यासीन साहब, यकीन मुल्तान डिवीजन और बावलपुर डिवीजन, जी जी आवाज डबल हो, बावलपुर डिवीजन में गंदम निकले मुझे गुजारिश करनी है। 1 महीना से भी ऊपर हो गया सर, 1 महीने से भी बिलाल यासीन साहब, 1.5 महीने के करीब गंदम निकली पड़ी है। लोगों ने घरों में अपने कमरे भर के ऊपर तरपालें डाल रखी हुई हैं। तो आप कह रहे हैं ना नमी वाली बात है, वो बिल्कुल उसमें आप 2 डिवीजन मुल्तान और भावलपुर में बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बैरोक्रेसी आपको ये जो कह रही है, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। तलत भाई, अगर मुझे आप मौका दें, मैं तो प्रोग्राम के लिए आया था कि मेरे 3-4 आपका दोस्त बता देगा, मैंने सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, मुझे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बना दे। एक्चुअली इशू ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब नई गवर्नमेंट बनी, ये 2 महीने से कम की गवर्नमेंट है।
इसमें जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा को, तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये जो फूड डिपार्टमेंट जो पॉलिसी बनाता है, इसमें दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलनी होती हैं। एक जो ग्रोअर है उसका भी इंटरेस्ट देखना होता है कि उसको उसकी मेहनत की जो उसकी कॉस्ट मिल जाए, और उसके बाद जो एंड यूज़र है, जो अर्बन साइड पे जो लोग रहते हैं, जो अपने दाने नहीं उगाते, जो बैग आटे का खरीद के जो कंज्यूम करते हैं रोटी की शक्ल में, उनको भी देखना होता है कि उनको भी मुनासिब कीमत पे जो है ना उनको बैग मिल जाए आटे का। तो ये जब हमने प्रेजेंटेशन दी तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने सवाल किया कि ये किस तरह की पॉलिसी है कि जिसमें ना तो ग्रोअर सेटिस्फाई है, कि वो भी 3900 पर 40 केजी पे सेटिस्फाई नहीं है। मेरे भाई बता देंगे, ये कहेंगे जी कि पेस्टिसाइड बहुत महंगा लिया, फर्टिलाइजर बहुत महंगी ली, डीजल बहुत महंगा लिया, और इसके साथ साथ जो एंड यूजर है जो रोटी खाता है खरीद के जो बैग खाता है, वो भी कह रहा है जी कि आटा बहुत महंगा है। 2800 रुपए पे आटा, 2800 से 3000 रुपए पे 20 केजी का आटा अर्बन साइड पे। बिलाल साहब, कदा कलामी, मैं आपकी पॉलिसी और हुकूमत के नुक्ता नज़र तक ही बात को महदूद कर देता हूँ। मेरा बिल्कुल आपसे सादा सा सवाल है, जिस तरह आपने भी बताया दादा शुमार की मदद से कि आपके पास गंदम जो है वाफर मिकदार में मौजूद है, स्टोरेज के मामलात हैं, आप इसके पेश नज़र तो आपने फिर किसान से गंदम नहीं लेनी ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर यही नतीजा निकलेगा ना। एक तो हमारे पास डाटा मौजूद है, हमने 5 लाख जो किसान हैं पंजाब में, उनका डाटा हमने इकट्ठा किया है। हम उनको हर सूरत में किसान कार्ड की शक्ल में उनको कंपलसेट करने जा रहे हैं। ये अभी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बनी पड़ी है, मगर मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कंपलसेट होंगे। इन शेप ऑफ कैश भी इनको करेंगे। इनको जो इनकी प्रोक्योरमेंट है जो हमारे पास रिकॉर्ड पे है, फूड डिपार्टमेंट को इन्होंने को तकरीबन 3,96,000 के करीब एप्लीकेशंस भी आई हैं। उनमें जो गवर्नमेंट की गिवन पॉलिसी है उसमें 1,20,22,000 एलिजिबल भी हुए हैं, उनको एंटरटेन भी करेंगे और इनको कंपलसेट भी करेंगे। किसी सूरत में इनको फ्री नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ भी हमें बात करनी है कि इन दिनों में जब से ये गवर्नमेंट आई है उसमें 1,000 रुपया 20 केजी का बैग नीचे आया, 1,000 रुपया। आज रोटी 16 रुपए की बिक रही है लाहौर में, या उसके जो बड़े शहर हैं वहाँ पे 16 रुपए की रोटी बिक रही है। इसकी ये भी एक साइड है, मगर मैं इसको कतई जस्टिफाई नहीं करता कि वो किसान की जो है मेहनत की वो जो कमाई है वो रुले और हम कहें कि जी हमारे पास ये आटा सस्ता है। मगर ये एक इशू है, ये बड़ा एक टारगेट सेट किया है। पॉलिसी वाला सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार इसरार करते हैं पॉलिसी वाली बात करें। कोई टारगेट सेट किया कि आपने कितनी गंदम खरीदनी? हमारे पास तलत भाई जो रिकॉर्ड पे जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको हम एंटरटेन करते हैं, तो वो हमारे पास बनता है कि जी हम जो है जो हमारे पास बारदाना इस वक्त मौजूद है। मुझे टारगेट का ऑनेस्टली अभी मैं नहीं कह सकता, मगर ये पता है कि हमारे पास जो प्रेपरेशन है वो 2 मिलियन की है, 20 लाख मेट्रिक टन की। हमारे पास 400 सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने बारदाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे ही हमें को पॉलिसी क्लियर होती है, जैसे ही ये चीज़ें सेटल होती हैं, हम उसी वक्त हम अपनी प्रोक्योरमेंट उनकी। फॉर 2 मिनट्स बिलाल साहब, जस्ट स्टे विद मी फॉर 2 मिनट्स। खालिद साहब, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जिन्होंने एदाद शुमार दिए और कहा कि हम इतनी खरीदेंगे? जी बताइए। जी अच्छा, एक तो बिलाल यासीन साहब ने कहा है कि जी रोटी जो है ना 16 रुपए की बिक रही है। जो आज गंदम हमसे खरीदी जा रही है ना जी 2200 से लेके 2800 और 3000 में, अगर उस हिसाब से रोटी दी जाए तो वो रोटी 16 रुपए में नहीं पड़ती, वो 10 रुपए की रोटी पड़ती है। जो हमसे इस टाइम गंदम फ्लोर मिल वाला और आड़ती खरीदा है वो रोटी 10 रुपए में उसमें कास्ट आती है। 250 में जो गंदम खरीदी जा रही है वो भी देखो 70%। मैं आज की बताइए आने वाले देखिए जी, वो अभी जो फ्लोर मिल वाला जो मिडिल मैन खरीद रहा है गंदम हमसे 2800 में 3000 में, कल उसी ने गवर्नमेंट को ये 3900 की, फ्लोर मिल ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहना है कि हमने तो 3900 की गंदम खरीदी है, हम आटा आपको 3900 के हिसाब से देंगे। और अभी भी जो 16 रुपए का हिसाब है वो 4000 के हिसाब से इन्होंने 16 रुपए की रोटी बनाई हुई है, वो कोई 2800 वाले रेट पे नहीं बनाई हुई। और दूसरा, मैं बदकिस्मती से हमारे जो ज़राअत वाले किसान भाई हैं उसमें से 50% ये आटा मेरे किसानों ने खरीदा है, क्योंकि किसानों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो गंदम अपनी स्टोरेज कर लें। वो 2-3 महीने की स्टोरेज होती है, बाकी तो आड़ती ले जाता है। उन्होंने फिर जाके आड़ती की पर्ची से आटा खरीदना है, उसमें आटा खरीदने वाला भी 50% किसान ही है। तो ये बिलाल यासीन साहब, एक भाई को आप जिबा कर दें, आप मुझे दे देना खाद सस्ती, मुझे दे दें डीजल सस्ता, मुझे यूनिट सस्ता दे दें, आप 2000 में गंदम खरीद लें, हम अपने गरीब भाइयों, हम गरीब किसान हैं, हम गरीबों का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन एक हमारा जो खर्चा आया है हमें उसमें आप जिबा कर दें और दूसरे भाई को उसका अफजल वाला। अगर ठीक है, हमने इनको खाद भी सस्ती देनी है, पेस्टिसाइड भी सस्ते देने हैं, यूनिट्स भी सस्ते देने हैं, डीजल भी इनको सस्ता देना है। हमने सोलर
जो इनके जो ट्यूबवेल्स हैं उनको भी सोलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सारा हमारा टारगेट है, इनकी मेहरबानी है, ये जो पॉइंट्स हमें बता रहे हैं हमने इन सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया हुआ है। मैं इनको अपोज नहीं कर रहा, मैं आपको दूसरी दफा कह रहा हूं कि मैं इनको अपोज नहीं कर रहा। इनके जज्बात है और बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के भी यही जज्बात है इनके लिए, मगर थोड़ा सा टाइम दें। ओके, आपने कहा 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। पहले तो हमने तयन ये करना है ना कि ये घड़मस मचाया किसने। आपका और खालिद हसन बाट साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अब हम राना सनाउल्लाह खान की तरफ, जो अब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि आप चूँकि इलेक्शन हार गए हैं तो उसके बाद जो जीते हैं उनको निज़ाम चलाना चाहिए। अब आप मुशीर बन गए हैं, इसकी क्या वजह है, तब्दीली कैसे आई है? देखिए, ये मेरी बिल्कुल राय थी और अब भी है, और मैं ये समझता था या समझता हूँ कि जो सियासी बयानियाँ हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अब भी बनाएंगे, तो उसमें पार्टी पोजीशन पे रहते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो काम किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला तो फिर वही फ़ाइनल होता है जो पार्टी क़यादत या पार्टी लीडर करता है। तो बहरहाल ये एक राय थी, और एक राय ये भी थी कि गवर्नमेंट पोजीशन पे रह के जो है ये सारा मामला होना चाहिए, क्योंकि पार्टी और गवर्नमेंट, जब पार्टी की गवर्नमेंट है तो दोनों में जो है वो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल फिर अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो यही हुआ कि पार्टी के साथ साथ गवर्नमेंट पोजीशन जो है उसमें रह के काम करना चाहिए। तो ये फ़ैसला किसने किया राना साहब? ये फ़ैसला तो आखिर पार्टी लीडर ने, अल्टीमेटली अगर दो मुख्तलिफ आरा हों तो उसमें फ़ाइनल फ़ैसला तो पार्टी लीडर ने ही करना है। और ये फ़ैसला तो पार्टी के सदर ने किया, मौजूदा सदर ने किया या आने वाले सदर ने किया? बहरहाल जी, मौजूदा सदर हो या आने वाला सदर हो, PMLN का लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है। ठीक है, तो इसका मतलब फैसले उसी के चलते रहे हैं, फैसले उसी के चलेंगे। ये बताइएगा कि आपका आना और मियां नवाज शरीफ का पार्टी की सदारत की तरफ बढ़ना, और वो 11 मई को हम सुन रहे हैं कि उसके बाद मामला मज़ीद वाज़े हो जाएंगे, ये दोनों में आपस में इंटरलिंक्ड हैं? ये नहीं, इसमें इंटरलिंक्ड इस तरह से तो नहीं है। मैं तो ऑलरेडी जो है वो आपके इल्म में है कि पहले जो गवर्नमेंट थी, PMLN की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, मैं उसका भी हिस्सा था। और उसके अलावा पार्टी में भी मैं जो है वो पंजाब की एक अहम ज़िम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट पंजाब की, उसे भी मैं जो है वो सर्व कर रहा था। तो उस तरह से तो इंटरलिंक नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो रिमूवल हुआ था, या ये कहें कि उन्हें पार्टी सदारत से जो निकाला गया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तो निकाला गया, लेकिन पार्टी की सदारत तक उनका पीछा किया गया, और एक इंतहाई जो है वो हमारी नज़र में गैर महज़्ज़ब भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। एक ऐसा फ़ैसला किया गया और उन्हें पार्टी सदारत से महरूम किया गया। तो हमारी यानी पार्टी की और पार्टी तंजीम में लोगों की ये एक राय चली आ रही है कि इसको अब कंपनसेट होना चाहिए। और जब वो उस साइड से अब सुरखरू ठहरे हैं, सारे वो फ़ैसले जो इस तरह के हुए थे वो सारे टर्न डाउन हो गए हैं और अदलिया ने उनको टर्न डाउन किया है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी दोबारा एक दफ़ा पार्टी प्रेसिडेंटशिप जो है वो लेनी चाहिए और उन्हें दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। मैंने इंटरलिंक तो ये एक आप समझे कि जज्बाती, आप एक समझ लें कि एक कारकुन की एक मोहब्बत, एक फीलिंग है। लेकिन शायद सियासी नज़रिया ज़रूरत भी है राना साहब, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है और आपका जो ओहदा है सियासी और अवामी अमूर, उससे पता चलता है कि सियासी और अवामी मामलात में इस हुकूमत का तजर्बा कितना कम है। और एक हमें यह भी पता चल रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पार्टी की सदारत संभालेंगे तो पार्टी की पोजीशन को आप जैसे लोगों के ज़रिए, जो उनके बड़े दरीना कारकुन हैं और ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज से आर्टिकुलेट करेंगे। वो पार्टी की पोजीशन जो आजकल हमें
कहीं पर दिखाई नहीं देती। तो मैं उस लिहाज से कह रहा था कि इंटरलिंक्ड है कि मियां नवाज शरीफ की जो कोर टीम है, जो उनके नज़रिए की हामी है, वो अब पोजीशन संभाल रही है। नहीं, देखिए, इसमें कोर टीम में वो लोग सभी शामिल हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, और मियां शहबाज शरीफ उनमें से पहली नहीं तो दूसरी पोजीशन पे हैं। और मामला ये है कि इससे पहले भी, यानी अगर 11 तारीख को जनरल कौंसिल के इजलास में ये फ़ैसला होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदारत संभालते हैं, तो क्या इससे पहले जो फ़ैसले हैं वो उनकी अप्रूवल के बगैर हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। पहले भी फ़ैसले जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ ही हो रहे हैं। लेकिन अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंटशिप संभालने के बाद वो ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल साइड पे वो सरगर्म होंगे। तो टीम बाकी जो है वो टीम सारी की सारी जो है वो उनके फ़ैसलों की और उनकी गाइडेंस की जो है वो पाबंद है, और उसके मुताबिक ही इंशाअल्लाह ताला आगे जो है वो मामला चलेंगे। लेकिन ये सारी टीम आपकी नहीं है। काबीना जिसके अंदर आप शिरकत करेंगे इसकी मीटिंग्स में, दाएं बाएं आपके ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, और उनके बारे में, मोहसिन नकवी के बारे में तो आप खुद भी ये कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, वरना वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नवाज शरीफ के अप्रूवल से तो नहीं बनना था। तो क्लियरली ये सारी की सारी टीम जो है ये नवाज शरीफ की टीम नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की टीम भी नहीं है। नहीं, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट है ना। देखें, कोलिशन गवर्नमेंट तो किसी एक जमात की होती ही नहीं है। उसमें तो सारे ही वो लोग जिन्होंने उस हुकूमत को कायम किया होता है वो सभी लोग होते हैं। तो जो हम मरकज़ में वफाक में हुकूमत है, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो PMLN की गवर्नमेंट है। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें एक मेजर पार्टनर के तौर पे PMLN भी मौजूद है। तो उसमें तो बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें सारे लोग जो हैं वो PMLN के नहीं हैं। आपकी मशावरत जो है वो किन मामलात के ऊपर ज़्यादा अहम होगी? हम देख रहे हैं कि बयानिए की बड़ी जंग चल रही है। आज भी आर्मी चीफ का बयान चल रहा था कि बयानिए की जंग में आपने जो फसाद करने वाले हैं उनको फॉलो नहीं करना, आईनी हदूद की भी बात की, उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया PTI की तरफ से। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन से सियासी अमूर हैं जिसके ऊपर आप मशावरत देना चाहेंगे कि यहाँ पर सुधार की या तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए, इस पे सियासी अमूर से मुराद सभी अमूर हैं। उसकी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल सेटअप में, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में तो फिर हर चीज़ जो है उसमें सियासत है, और सियासत में हर चीज़ है। तो इसमें, और वैसे भी कैबिनेट जो है ये एक यानी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है, ये कोई इनफरादी ज़िम्मेदारी तो होती नहीं है। ये एक टीम वर्क होता है, एक टीम होती है जिसके हेड पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसमें आप किसी जगह पे भी, किसी मामले में भी, किसी भी तरह की निशानदेही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरी नाकस राय में इस वक्त जो क्राइसिस है वो बयानिए का क्राइसिस ही है कि, और अहमियत भी उसी की है। यानी इस वक्त वैसे ये बात अच्छी तो नहीं लगती कि हम 75 साल बाद भी इस जगह पे खड़े हों कि आज पूरी कौम जो है वो बयानिए की अहमियत और क्राइसिस में मुब्तला है, और ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बयानिया ठीक है, कौन सा बयानिया जो इख्तियार करना है, और किस तरह से अपने बयानिए को जो है वो आगे प्रमोट करना है। तो ये बहरहाल इन हालात में, और ख़ास तौर पे जो इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन से पहले और अब बाद की जो सूरत हाल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत तो अभी इसी बात की है। तो बयानिया आपका कौन सा, बयानिया आपका कौन सा क्लैरिटी लाई जाए। ठीक, आपका PDM की हुकूमत वाला बयानिया होगा जिसके अंदर आपने कहा कि फितने के साथ बातचीत नहीं हो सकती, इसका कला कामा करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है। चंद बयानात की तशरीह भी गलत की गई और कहा गया कि आपने तो आप उनकी जान के दर पे हैं, फिर आपने वजाहत भी की। या उस बयानिए की होगी जो आपने इंतखाबात के हारने के बाद दी है, जिसके अंदर कहा गया कि इमरान खान के साथ या PTI के साथ बातचीत हो सकती है। तो आपका बयानिया क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा बयानिया जो है वो इस बुनियाद या इस
मौक़िफ़ के करीब करीब ही होगा। देखें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम बातचीत के ऊपर यकीन नहीं रखते। हमने 18 के इलेक्शन में हर किस्म की ज़्यादती और तजावुज़ के बावजूद ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस पहली मीटिंग में उस कौमी असम्बली, जिस कौमी असम्बली के वजूद के ऊपर हमें उतना ही एतराज़ था जितना अब पार्लियामेंट के वजूद पे किसी और को एतराज़ है, इसके बावजूद हमने कहा था कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, आएँ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं ताकि मुल्क को जो है वो क्राइसिस से निकालें। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर सिमत नहीं जा रही। उस वक्त के पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे से जो जवाब मिला कि जी मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो आपको सबको जेलों में डालना है। उसके बाद फिर उन्होंने इसका अंजाम देख लिया। उन्होंने हम सब को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि उसका साथ दें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका इख्तलाफ हुआ। इसी बुनियाद पर उसने कहा कि जी आप न्यूट्रल क्यों हैं, आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, आप मेरा साथ दे के इनको अपोजिशन को जो है वो ख़त्म करने में मेरा साथ जो है वो क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि वो आज भी इसी बात पे है, वो आज भी हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। उस वक्त भी वो बात करने को तैयार नहीं था और वो आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ समझौता करे और उसके उसी एजेंडे पे आ जाए कि उसका साथ दे, उसे लेके आए, उसे मुसल्लत करे दोबारा 17-18 की तरह, और उसके बाद फिर उसका साथ दे ताकि अपोजिशन को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो मामला ये है कि वो जो अपने सियासी वजूद की खातर दूसरे किसी वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इस बयानिए के ऊपर जो है वो लोगों में क्लैरिटी लाना चाहिए और लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि वो आदमी जो है वो क्या चाहता है और उसका फिर अंजाम जो है वो क्या होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं और सही जमहूरियत और सही तरफ जो है वो हम मामलात को ले आएँ, या वो भी आ जाए या वो आ जाए, वो आए, बैठे, सियासी हुकूमतों के साथ बात करें, हमारे साथ बैठ बात करें, तो हर मामला जो है ये हल हो सकता है। ये बात मैंने इससे पहले भी कही है कि हर मामले का जो उनके एतराज़ात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब का हल इस बात में मौजूद है कि सभी जो हैं वो सर जोड़ के बैठें। जिस तरह से 21 अक्टूबर को भी मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि सब सर जोड़ के बैठेंगे तो इस क्राइसिस से निकलेंगे। लेकिन इस वक्त जो सामने मामला दरपेश है वो सबसे मुश्किल और बड़ा यही है कि वो बंदा, आपने जो बात की ना, मुझे उससे यूँ लगा कि आप पीडीएम वाला राना सनाउल्लाह जो ना वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये वही बयानिया है जिसके अंदर आपने कहा जी कि वो उन्होंने हमें सफ़ास्ती से मिटाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल आपने बता दिया कि सर जोड़ के बैठेंगे तो फिर बात होगी। ज़रा इस पर भी आइएगा, आपका ये भी बयानिया रहा है इंतखाबात के बाद के इलेक्शन में धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, और आपने मिसालें उसकी दी हैं, गुजरात का आपने जिक्र किया वगैरह वगैरह। तो आप अब सियासी अमूर में ये धांधली वाले बयानिए को भी लेके चलेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए मामला ये है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी 2024 के हों या 25 जुलाई 2018 के हों, या उससे पहले आप 13 पे चले जाएं, 7 पे चले जाएं, या इवन 77 तक चले जाएं, ये हमारा सियासी अलमिया है, आज तक भी है कि हम जमहूरियत की जो बुनियाद है कि फ्री फेयर इलेक्शन, हम इसको हासिल नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ये वो क़ुव्वतें जो इसमें मुदाखलत करती हैं या जिनके ज़ुम्मे ये लगाया जाता है, उससे पहले ये सियासतदानों का फेलियर है। अगर सियासतदान जो है वो गेम के रूल्स को तय करें और तय करने के बाद उनकी पाबंदी का अहद करें तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सियासतदान ही जो है वो रूल्स ऑफ गेम तय ना करें, अगर आपको सहूलत मिली है तो आप सहूलत लेके मेरा रगड़ा निकाल दें, मुझे मिली है तो फिर मैं आपका रगड़ा निकाल दूंगा, तो अगर इस तरह से होगा तो फिर तो हर दफ़ा जो है वो लोग बदलते रहेंगे लेकिन हालात तो वही रहेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल 2024 के इलेक्शन को डिफेंड नहीं करता, लेकिन
मैं बिल्कुल सवाल ये रखता हूँ कि 2018 को भी कोई डिफेंड ना करे। ऐसा मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि 2018 को कोई कहे कि जी वो ठीक थे, 2024 के ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर 2024 के ठीक नहीं तो 18 के भी ठीक नहीं थे, जीतने वाली वो भी माना जाए। जीतने वाली जमात का अगर सियासी अमूर का मुशीर जो है, एक सीजन सियासतदान ये कहे कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है, तो उसका असर कुछ और है। 2018 में आप लोग हारे थे, आपने मान लिया, लेकिन 2024 में अब जीतने वाली जमात का रिप्रेजेंटेटिव अगर ये कहेगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। नहीं, उसमें देखे ना, जीतने वाली जमात का तो केपीके में धांधली नहीं हुई। केपीके में इलेक्शन जो है वो फरिश्तों ने करवाए, बलूचिस्तान में नहीं हुई। अगर आप 2024 के इलेक्शन में धांधली के लफ्ज़ के साथ उसके बाद पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो हटा के सिर्फ पंजाब का जो है वो लफ्ज़ लिखें तो ये गलत है। लेकिन राना साहब, आप जब मिसाल देते होते हैं धांधली की, तो पंजाब के अंदर भी जी आप गुजरांवाला की मिसाल देते हैं, आप गुजरात की मिसाल देते हैं, तो आप पंजाब के अंदर धांधली की बात करते हैं ना। आप केपीके की धांधली की तो आपने पहले जिक्र किया होगा अमूमी तौर पर, लेकिन आप तो पंजाब के जिलों की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने पंजाब का जिक्र किया। नहीं, देखें, मामला ये है कि जब या तो कोई चलें, कोई मेरे सामने आके ये बात कोई, या आप क्या ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, 18 ले लें, 24 ले लें, उससे पहले ले लें, कोई ये फ्री थे, फेयर थे? टू सम एक्सटेंट ही आप कह सकते हैं ना, ये बात आप। लेकिन राना साहब, मैं तो तजिया निगार हूँ ना, मैं तो कह सकता हूँ आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिलेक्शन के अंदर से निकल के आई है उसके नुमाइंदा हैं। तो आप जब कहते हैं कि धांधली हुई है पंजाब के अंदर हुई है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ये धांधली वाली बात करते रहेंगे? नहीं, चलें, अगर आप मुझे इस ब्रैकेट में लाना चाहते हैं ना, तो फिर देखें जी, जहाँ जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पे फेयर हुआ है, जहाँ जहाँ से हम हारे हैं वहाँ पे अनफेयर हुआ है। मेरी सीट एक छोड़ लें, बाकी जिस जगह से हमारे कैंडिडेट हारे हैं वहाँ पे इलेक्शन जो है वो अनफेयर हुआ है, जहाँ जहाँ से हम जीत गए वहाँ पे फेयर हुआ है। चलें, वंडरफुल, एटलीस्ट वी हैव क्लैरिटी ऑन दिस। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।